अरुण सर, जो अभी कहा जा रहा है, हमारे पूर्व के पैनलिस्ट ने भी कहा कि सवाल किए जाने चाहिए, पूछा जाना चाहिए। देश में अब क्या सवाल सरकार से किया जा सकता है? और ये जो जो मीडिया है, गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत या ताकत है, कर सकती है? उसे तो घृणा फैलाना है, उसे तो केवल उस सरकार के पक्ष में कैसे माहौल बनाया जाए, वहीं तक सीमित हो गया है वो मीडिया। तो ये जो सब कुछ हो रहा है, उसी का तो हिस्सा या अंश है जो सुधीर चौधरी या इस तरीके के लोग हैं। आपकी टिप्पणी अरुण जी। जी सर, आपने जो प्रश्न किया और जो वार्ता पहले हो रही थी, मैं सोच रहा था कि कहां से शुरुआत की जाए, पर आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया, मुझे शुरुआत बहुत अच्छी मिल रही है। मैं आपको एक ग्रंथ दिखाना चाहता हूं जो मेरे लिए ये किसी भी वेद से कम नहीं है। इसकी प्रस्तावना में ही जब हम ज्योतिषी बनने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो इसकी प्रस्तावना में ही लिखा हुआ एक श्लोक है जिसकी व्याख्या मैं आपको कर देता हूं। तो प्रश्नकर्ता ये पूछता है कि ज्योतिषी कौन? तो महर्षि पराशर कहते हैं पहले शब्द में ही कि जो शब्दों का चयन करता हो, जो मितभाषी हो, जो गणितज्ञ हो, और जो आए हुए जातक को यह दिलासा दे सके कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर अगर मैं नहीं भी दे पाऊंगा तो मैं समाधान दे दूंगा। अब आपका जो प्रश्न किया मैं उसका उत्तर देता हूं। सर, जब हम इस परिपाटी से आते हैं, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो अपनी मां को बहुत तंग करता था, पूछता था ये क्या है, ये कैसे है, क्यों बना। तो मेरी मां सारे प्रश्नों का उत्तर देती थी, कभी धीरज नहीं खोया उन्होंने। और ऐसा मेरी मां करती थी ऐसा नहीं है, विश्व की हर मां करती है, हर पिता करता है। तो भाषा का संयम हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसी भाषा बोलना, बड़े से कैसा बोलना, छोटे से कैसे बोलना, बड़ों से कैसे व्यवहार करना। आप देखें, मैं आपको एक नाम याद कराता हूं जो संसद के अंदर घटना हुई रेणुका चौधरी जी के साथ में। क्या कहा गया? क्या वहां पर जो हमारे देश के शीर्षस्थ नेता और जिनके पास संवैधानिक पद, क्या कटाक्ष किया उन्होंने, स्तब्ध रह गया पूरा देश। सोनिया जी के बारे में क्या कहते हैं वो, कभी आपने सुना होगा। जी जी। तो ये जो पूरा घराना है जिसको मैं बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहता हूं, ये पूरा घराना, हमारे यहां एक कहावत है कि यार इसकी क्या बुराई करो, इसका तो तावा ही उल्टा पड़ा है। तो जो पूरा खानदान है बीजेपी का भरा पड़ा है, एक से एक बड़े उदाहरण हमारे पत्रकारों में भी ऐसे ऐसे उदाहरण है। एक आसाम से गोस्वामी साहब आते हैं, वो योगी जी को क्या पूछते हैं पहले, जब उनके चरण चुंबक नहीं थे, क्या पूछते थे वो, और बाद में उन्होंने योगी जी की प्रशंसा में क्या क्या नहीं कहा, कैसे बदल गए। एक हमारे अमन वर्मा जी भी हैं, वो भी बहुत बोलते हैं। दीपक चौरसिया साहब का भी नाम ले लूं, जो पी कर भी बोलते हैं और वैसे भी बोलते हैं। तो क्या काम नहीं कहा जाता। गोदी मीडिया का कोई आधार ही नहीं है। हमारे यहां जो स्तंभ कहे गए, हमारे वेदों में भी स्तंभों का नाम होता है। स्तंभ मैंने होता है कि आइडियल चीज जिससे हम प्रेरणा ले सकें। तो यह पत्रकारिता या जिसको मीडिया हम कहते हैं, यह हमारा स्तंभ है। इसीलिए चार खंबे कहे गए, क्योंकि चार खंभों पर ही किसी चीज को टिकाया जा सकता है। जो मकान बनता है उसकी भी चार दिशाएं, चारों तरफ दीवारें बनाकर उस पर छत रखी जाती है। तो सर, संविधान की जो छत आपने रखी, जो 1949 से पहले संविधान की व्याख्या की गई, विचार विमर्श हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, तो उसकी चार दिशाएं, चारों दीवारें क्या क्या कहती थी वो हम याद करें जरा एक बार। और हमारे गाजियाबाद के एक साधु जी हैं जो एक साध्वी के साथ मिलकर 2 अक्टूबर को
गांधी जी की मूर्ति लगा के गोलियां भी मारती है। क्या क्या शब्द होते हैं, कभी सुने आपने? सर इतना कचरा कर दो कि साफ करना मुश्किल हो जाए, बटोरते 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 पूरी जिंदगी निकल जाए। ऐसा व्यवहार, ऐसा क्या अपेक्षित था? हम अपेक्षा करते थे। स्वामी साहब ने अभी बहुत गुस्सा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसी लताड़ लगाने वाला हम पांचों के बीच में एक व्यक्तित्व तो है ना, और हमको उनकी बात की इज्जत करनी चाहिए और इस आशा की निगाह से देखना चाहिए कि एक व्यक्तित्व तो हमारे बीच में भी है जो हमको टोंट कर सकता है, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकता है। और सही कहा उन्होंने। आज वो मुझे डीजीपी के सरीखे लग रहे हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा वो प्रोफेसर है। जैसी उन्होंने बात कही वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा लेसन है। और मैं समझता हूं ऐसे लेसन अगर हमको मिलते रहेंगे तो शायद हम समाज को, देश को, लोकसभा को, विधानसभा को एक नई दिशा दे पाएंगे। बात यह नहीं है कि सुधीर चौधरी ने क्या कहा, बात यह है कि जब आप ये दावे के साथ कहते हैं कि एक आदिवासी महिला को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हमने राष्ट्रपति बनाया, तो ये क्या उनका अपमान नहीं है क्या? हमारे सर्वश्रेष्ठ पद, जो कि प्रथम नागरिक है हमारे देश के, क्या ये उनके मर्म पर चोट नहीं है क्या? क्या हम इसको नहीं मानते क्या? सर ये 12 करोड़ 14 करोड़ लोगों की व्याख्या नहीं है, व्याख्या 144 करोड़ 60 लाख लोगों की है, जिनके मुंह पर आप ऐसा, क्या कहूं, नहीं बोलता, आप ऐसा रख देंगे, रसीद कर देंगे कि बाद में हम सहलाते फिरेंगे क्या? हम तो सहन नहीं करेंगे। और सहन नहीं करेंगे तो हम स्वामी जी जैसी भाषा अगर ना भी बोलें या ऐसी लताड़ लगाने के लायक हम ना भी हो, परंतु हम ये तो विरोध तो खुलकर करेंगे ना, प्रखर विरोध करेंगे, मुखर विरोध करेंगे। क्यों ना करें? यही मीडिया जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो कितने कटु प्रश्न पूछते थे। कभी उनको लताड़ा क्या किसी ने? किसी ने नहीं लताड़ा। यही हमारे प्रधानमंत्री, जिनको मैं परिधान मंत्री कहता हूं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्या? मनमोहन सिंह जी ने 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 वर्षों में। तो सर जवाब कौन देगा? जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारे प्रखर राजनीतिक व्यक्ति जिनके पास संवैधानिक पद हैं वो बचाने में लग जाते हैं। किसको किसको बचाते हैं सर? कुलदीप सेंगर का नाम याद होगा आपको, चिन्मयानंद का नाम याद है आपको, अभी कल परसों ही बरी हुए हैं वो रेप केस में। किसके प्राश्रय से बरी हो गए? किस किस को आप गिरवी रख लोगे? अमर्यादित व्यवहार करते हैं उन्हें तो जी जी किया जाता है। जब वो चुनौती देते हैं वो एक अल्पसंख्यक जी समुदाय जी के शख्स को, सीधी सीधी खुलेआम भाषा का उपयोग, कुछ खुलेआम, नहीं होता है। जी तो वो भी जी। है, देश देखता है उस सब चीजों को। तो देश देख रहा है, मैं सिर्फ याद करा रहा हूं। मेरा काम यह है कि जो आपने प्रश्न किया उसके मर्म को समझो जी और उसकी व्याख्या कर पाऊं, ऐसा मेरा प्रयास है। और बहुत से नाम गिना सकता हूं मैं आपको। मैं आपको एक घटना याद कराता हूं। मैं अंडमान निकोबार गया, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं निकोबार जाऊं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, इसलिए मुझे परमिशन मिली। सर वहां पर आज भी लोग कैसे रहते हैं? भारत सरकार वहां पर कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। शिक्षा का प्रसार हो रहा है, हमारे बीच में बहुत सारे शिक्षाविद भी बैठे हैं। कितना कोशिश कर रही है गवर्नमेंट और उनका प्रयास सराहनीय है। तो क्या हम उनको डिसहार्टेड कर रहे हैं क्या ऐसा बोलकर? ये क्या उनका प्रसारण वहां नहीं जाता क्या? वहां कनेक्टिविटी की कमी हो सकती है, पर संवाद की कमी होगी ऐसा मैं नहीं समझता। तो ये सर पूरे देश को आपने लताड़ दिया ये कहकर कि आप वहां चले जाएं। मैं आपको रामचरितमानस की घटनाएं सुना दूं तो राम जी कौन कौन से जंगल में रहे थे, किन लोगों के बीच में रहे थे,
क्या क्या किया था उन्होंने, ये तो आपको याद होगा ना। किसके झूठे बेर खाए थे, कौन थी वो औरत, कौन थी वो। आज हम उनका उदाहरण देकर बात करते हैं, क्या हम इस लायक हैं क्या। हम ये बातें सुन लेते हैं बड़े आराम से, क्यों सुन लेते हैं, क्यों नहीं विरोध करते, क्यों सिर्फ ये जो सोशल मीडिया, इसने क्या ठेका ले रखा है क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया को माफ कर दिया जाएगा, उसको प्रश्रय दिया जाएगा, ऐसी रीत पाली क्यों। मेरे पिताजी कहा करते थे कि आपके ऊपर अगर कोई अन्याय करता है तो उसका विरोध करो, अगर विरोध नहीं करते तो आप भी उतने ही भागी हो, कसूरवार हो। और हमारे यहां तो एक श्लोक कहा गया कि मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है। हम उस विधा से आते हैं, तो क्या हम मारने वाले बन जाएं, फिर से वही हम सारी बातें करने लग जाएं। हम बहुत बहुत धर्म की व्याख्या करते हैं, क्या उस अपने जो व्यवहार है उसको आचरण में लाते हैं क्या, ऐसा हम करते नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी चौधरी साहब ने कहा, उनकी पृष्ठभूमि तो बड़ी साफ है। कितने दिन जेल रह के आए, कैसी रातें बिताई उन्होंने वहां पर, किसके साथ बिताई थी, कौन सी कोठरी में रहे थे, कभी किसने प्रश्न किया क्या, उनको तो किसी ने नहीं पूछा। और उनको जब वापिस आए तो उनको स्वागत किया उनका, साहब ये तो बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हैं, ये विश्व विजेता हैं, जेल में रह आए। हमारे यहां तो एक कहावत भी कही जाती है कि अगर किसी दुर्दंत बदमाश को बनाना हो तो उसका ट्रेनिंग सेंटर जेल होता है। तो मुझे लगता है चौधरी साहब बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हैं वहां से। आभास तो यही हो रहा है कि वो इतना साहस कर पाए कि जिस जाति से, जिस बैकग्राउंड से हमारी देश की राष्ट्रपति आती हैं, उस बैकग्राउंड को लताड़ दिया जाए। ऐसा साहस कैसे कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं जब हम बृजभूषण शरण जैसे व्यक्तित्व को बचा लेते हैं। और हम किसके मुंह पर बूट रख देते हैं ये तो आपको भी पता है। क्या हुआ जनपद में, शर्मसार हुआ देश। क्या हुआ मणिपुर में, शर्मसार हुआ। तो क्या ये शर्मसारी रोज रोज झेलनी पड़ेगी, एक बार तो खुलकर आना ही पड़ेगा। और हमारे यहां तो ये कहा भी जाता है कि नंग बड़े परमेश्वर से। ये बड़े नंगे हैं चौधरी साहब, ये परमेश्वर से भी बड़े हो गए। तो ऐसा है नहीं, ये सिर्फ कहावत है। जो प्रखर बुद्धिजीवी होते हैं वो अपनी बातों से विरोध करते हैं, अपने शब्दों से विरोध करते हैं। और ये विरोध बिल्कुल मैं अपना तीक्ष्ण विरोध दर्ज करता हूं आपके सामने कि ऐसा अगर होता है तो हमारे जैसे जो बौद्धिक क्षेत्र से लोग आते हैं उनको विरोध करना चाहिए, कड़े शब्दों में करना चाहिए, ताकि एक चेतावनी मिले कि आगे से अगर आप इस तरह का व्यवहार या भाषा का इस्तेमाल करेंगे या इस तरह के विचार, कुत्सित विचार हैं ये, अगर आप रखेंगे तो देश आपको माफ नहीं करेगा, दंड करेगा। और ये दंड का प्रावधान बनाया इसीलिए गया था। माफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दंड देना ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है उनको दंडित करना ये मेरी डिमांड है, और ये मेरे जो साथी साथ में बैठे हुए हैं ये उनकी भी डिमांड है कि उसको हैंडकफ किया जाए, उनका जलूस निकाला जाए। जब मैं पुलिस सर्विस में था तो हम लोग जो 10 नंबरी हुआ करते थे उनको यही करते थे कि समाज में वो शर्मसार हो, समाज में उनको जलूस निकाल देते थे कि मैं बदमाश हूं, मुझसे बचो। तो चौधरी साहब का भी ऐसा जलूस निकलेगा क्या? मुझे तो लगता नहीं है शायद निकले। परंतु ये जो हम कर रहे हैं ये भी किसी जलूस से कम नहीं है। ये प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ेगी, और एक मीडिया पर नहीं, देश के हर मीडिया पर उनको ये वाली प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी और झेलनी चाहिए। और उनको सिर नीचे करके देश से माफी मांगनी चाहिए। और अदरवाइज जो जो सेक्शन लगाए गए हैं उनके अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड भी है। जी।